प्यारे विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांतों के अध्ययन की श्रृंखला में आज अपन अध्ययन कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवसर लागत सिद्धांत का। यह सिद्धांत एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री गॉटफ्रीड हेबरलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत के पहले भाग में अपन ने अध्ययन किया था कि किस प्रकार से ये अवसर लागत सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो परंपरागत सिद्धांतों, जिनमें एडम स्मिथ के निरपेक्ष लाभ सिद्धांत, डेविड रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत, इन सिद्धांतों का कम कठोर मान्यताओं के साथ पुनः कथन करने का प्रयास माना जाता है। ये सिद्धांत विशेष रूप से डेविड रिकार्डो के सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण मान्यता मूल्य के श्रम सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन इन सिद्धांतों की जो मूल मान्यता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो मूल कारण है तुलनात्मक लागत अंतर, इसे स्वीकार करते हुए इन्हीं सिद्धांतों को पुनः परिपुष्ट करने का प्रयास के रूप में देखा जाता है। इस सिद्धांत में हेबरलर ने उत्पादन की प्रक्रिया में श्रम को ही एकमात्र साधन स्वीकार नहीं किया है। इन्होंने उत्पादन की प्रक्रिया में लागत की एक नवीन अवधारणा अवसर लागत का प्रयोग करते हुए उत्पादन में कई प्रकार के संसाधनों के प्रयोग के मार्ग को प्रशस्त किया है। अवसर लागत वह लागत होती है जब अपन एक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करते हैं, जैसा कि देश अपने विशिष्टीकरण वाली वस्तु के उत्पादन को बढ़ाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु के द्वितीय सर्वोत्तम विकल्प के त्यागे गए मूल्य को अवसर लागत कहा जाता है। एक देश में उत्पादन में वृद्धि की प्रक्रिया में तीन प्रकार के प्रतिफल देखने को मिलते हैं: बढ़ते हुए प्रतिफल, समान प्रतिफल और घटते हुए प्रतिफल। इन्हीं प्रतिफलों के अनुरूप एक अर्थव्यवस्था में हेबरलर के अनुसार तीन प्रकार की लागत दशाएं पाई जा सकती हैं। एक है घटती हुई अवसर लागत, दूसरी है समान अवसर लागत और तीसरी है बढ़ती हुई अवसर लागत की दशाएं। इन दशाओं के अंतर्गत इन्होंने अपने व्यापार सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। इससे पहले वाली कक्षा में अपन हेबरलर के सिद्धांत की समान अवसर लागत की दशाओं के अंतर्गत व्याख्या कर चुके हैं। आज की कक्षा में अपन इस सिद्धांत के बढ़ती हुई अवसर लागत दशाओं के अंतर्गत व्याख्या प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने से पहले बढ़ती हुई अवसर लागत दशाएं किन वजहों से अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती हैं, उसके कारणों को स्पष्ट कर देते हैं। इस संदर्भ में जो पहला कारण है वह है उत्पादन में प्रयोग किए गए संसाधन एक दूसरे के स्थान पर पूर्ण प्रतिस्थापक नहीं होते हैं, यानी वो संसाधन एक दूसरे के स्थान पर हूबहू प्रयोग में नहीं लाए जा सकते। इसका कारण ये है कि उत्पादन के साधन होते हैं वह वस्तु विशिष्ट होते हैं। इस वजह से जब एक देश व्यापार की प्रक्रिया में एक वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण को बढ़ाता है, तो उस वस्तु में वह दूसरी वस्तुओं के अविशिष्ट संसाधनों का प्रयोग भी बढ़ाता है। इस प्रक्रिया में अविशिष्ट संसाधनों के प्रयोग को बढ़ाने से ह्रासमान प्रतिफल देखने को मिलते हैं और अवसर लागत बढ़ती भी होती है। दूसरा जो कारण है वह है कि वस्तु जो होती हैं वो भिन्न भिन्न साधन संयोगों के प्रयोग के द्वारा उत्पादित की जाती हैं। ऐसी स्थिति में जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में संसाधनों को हस्तांतरित किया जाता है, तो उस वस्तु से दूसरी वस्तु में अविशिष्ट संसाधन उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल किए जाते हैं। इससे एक हस्तांतरण लागत आती है, क्योंकि जो अविशिष्ट संसाधन हैं वो उस पहली वाली वस्तु के लिए उतने उपयुक्त नहीं होते हैं। इससे ह्रासमान प्रतिफल की दशा या अवसर लागत के बढ़ने की प्रवृत्ति देखने को मिल सकती है। अब बढ़ती हुई अवसर लागत दशा के अंतर्गत इस व्यापार सिद्धांत की निम्न रेखा चित्र से व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पर दो राष्ट्र दो वस्तु मॉडल को अपनाया गया है। इनमें पहला देश है यूके और दूसरा देश है यूएसए। यहाँ दो वस्तुएं, एक वस्तु गेहूं और दूसरी वस्तु कपड़े के रूप में शामिल की गई है। पहले बात करते हैं यूके की। यूके में इन दोनों वस्तुओं के अधिकतम कुशलतम संयोगों को बताने वाला उत्पादन संभावना वक्र
टी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह वक्र मूल बिंदु के प्रति नतोदर है, जो ये बताता है कि एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा में उत्पादन को बढ़ाया जाता है तो दूसरी वस्तु के रूप में त्यागी गई मात्रा क्रमशः बढ़ती जाती है। इसे अवसर लागत भी कहा जाता है, यानी यहाँ अवसर लागत बढ़ती हुई है। इसे रूपांतरण की सीमांत दर के रूप में भी अभिव्यक्त किया जा सकता है, जो कि बढ़ रही है। यहाँ पर अपन ऑब्जर्वेशंस के माध्यम से बढ़ती हुई अवसर लागत को देख सकते हैं। यदि अपन कपड़े के उत्पादन को 60 इकाई से 80 इकाई तक बढ़ाते हैं तो गेहूं की इतनी मात्रा को कम करना पड़ता है। इसी तरह अपन 80 इकाई से 100 इकाई और आगे क्रमशः 100 इकाई से 120 इकाई तक कपड़े के उत्पादन में वृद्धि करते हैं तो क्रमशः गेहूं की त्यागी गई मात्रा बढ़ती जाती है। इस प्रकार से यहाँ अवसर लागत बढ़ रही है। व्यापार करने से पहले ब्रिटेन ए बिंदु पर संतुलन में है, जहाँ पर उसका उत्पादन संभावना वक्र उसके घरेलू कीमत अनुपात पी डैश रेखा को स्पर्श कर रहा है। इस बिंदु पर इंग्लैंड 60 इकाई कपड़े का उत्पादन कर रहा है और 50 इकाई गेहूं का उत्पादन कर रहा है और इतनी ही मात्रा में वह इन दोनों वस्तुओं का उपभोग करके संतुलन में है। दूसरे देश यूएसए की बात करते हैं। उसका इन दोनों वस्तुओं के अधिकतम संयोगों को बताने वाला जो उत्पादन संभावना वक्र है वो है यूवी। यह वक्र भी मूल बिंदु के प्रति नतोदर है, जो बढ़ती हुई अवसर लागत या रूपांतरण की सीमांत दर के बढ़ने को बताता है। यहाँ पर भी एक वस्तु की जब एक निश्चित मात्रा को बढ़ाया जाता है तो दूसरी वस्तु के रूप में त्यागी गई मात्रा क्रमशः बढ़ रही है। इस तरह यहाँ बढ़ती हुई अवसर लागत दशा के अंतर्गत उत्पादन हो रहा है। यदि दोनों देशों की बात करें तो दोनों देशों में इन दोनों वस्तुओं का उत्पादन बढ़ती हुई लागत दशाओं के अंतर्गत हो रहा है। अमेरिका में ए बिंदु पर घरेलू संतुलन की स्थिति प्राप्त है, जहां पर वह 80 इकाई कपड़े का और 20 इकाई गेहूं का उत्पादन कर रहा है और उतनी ही मात्रा में उपभोग कर रहा है। ऐसी स्थिति में हेबर्लर के अनुसार ये दोनों देश किस प्रकार से व्यापार के द्वारा एक लाभदायक स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। हेबर्लर ने कहा कि ऐसी स्थिति में यदि दोनों देशों में इन दोनों वस्तुओं के उत्पादन में जो अवसर लागत आती है उसमें भिन्नता पाए जाने पर ही एक लाभदायक व्यापार की संभावना बनती है। चूँकि यहाँ पर दोनों देशों में अवसर लागत भिन्न भिन्न है, जिसे यूके में अपन देख सकते हैं। यूके में कपड़े की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने की गेहूं के रूप में जो अवसर लागत है वो 1/6 है, यानी कपड़े की एक अतिरिक्त इकाई को पैदा करने के लिए गेहूं की 1/6 इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। यदि यूएसए की बात की जाए तो यूएसए में कपड़े की एक अतिरिक्त इकाई को पैदा करने की गेहूं के रूप में जो अवसर लागत है वो 6 इकाई है। इस तरह यहाँ पर यूके में यूएसए की तुलना में कपड़ा अधिक लाभदायक स्थिति में है, यानी कपड़े की लागत यूएसए की तुलना में यूके में 6 गुना कम है। यदि गेहूं की बात करें तो यूके में गेहूं की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने की कपड़े के रूप में अवसर लागत 6 इकाई है, अर्थात गेहूं की यदि 1 इकाई को पैदा करना है तो कपड़े की 6 इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। यूएसए की बात की जाए तो यूएसए में गेहूं की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए मात्र 1/6 इकाई कपड़े का ही त्याग करना पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पर यूके में गेहूं का उत्पादन 6 गुना ज़्यादा महंगा है। इस प्रकार से यदि बात की जाए तो यूके को कपड़े के उत्पादन में अधिक लाभ की स्थिति प्राप्त है, वहीं यूएसए को गेहूं के उत्पादन में अधिक लाभ की स्थिति प्राप्त है। ऐसी स्थिति में यदि दोनों देश विनिमय दर को, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो कीमत रेखा है, कीमत अनुपात है, उसे 1 को स्थिर करते हुए व्यापार शुरू करते हैं
तो दोनों देशों को लाभ प्राप्त होता है। इस स्थिति में यूके ए बिंदु से बी बिंदु की तरफ मूवमेंट करेगा और कपड़े के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है। ऐसा करके वह लाभ प्राप्त कर सकता है। और यूएस से ए देश बिंदु से बी देश बिंदु की तरफ मूव करेगा और गेहूं के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा। यहाँ यूके की बात की जाए तो व्यापार के बाद यूके का जो उत्पादन है वह 20 इकाई गेहूं और 130 इकाई कपड़ा होता है। और उसका जो उपभोग बिंदु है वह बिंदु है ई बिंदु, जहाँ पर वह 70 इकाई गेहूं का और 80 इकाई कपड़े का उपभोग कर रहा है। इस प्रकार से यह देश लगभग 50 इकाई कपड़े का 50 इकाई गेहूं से यूएसए के साथ विनिमय करके अधिक उपभोग की मात्रा के रूप में व्यापार से लाभ प्राप्त कर रहा है। यूएसए की बात की जाए तो यूएसए में जब व्यापार शुरू होता है और विशिष्टीकरण प्रारंभ होता है तो यूएसए बी देश बिंदु पर संतुलन में होता है, जहां पर वह लगभग 80 इकाई 70 इकाई गेहूं का और 40 इकाई कपड़े का उत्पादन कर रहा है। और उसका जो उपभोग बिंदु है वो ई देश बिंदु है, जहां पर वह 90 इकाई कपड़े का और 40 इकाई गेहूं का उपभोग कर रहा है। इस तरह यहाँ पर यूएसए को भी व्यापार से इंपोर्ट के रूप में यूके से इतनी मात्रा में कपड़ा प्राप्त होता है और लगभग इतनी मात्रा में उसे गेहूं का यूके को एक्सपोर्ट करना होता है। इस तरह दोनों देश यदि व्यापार शुरू करते हैं तो दोनों देशों को उपभोग में वृद्धि के रूप में और उत्पादन में वृद्धि के रूप में लाभ प्राप्त होते हैं। यदि समग्र रूप से कहा जाए तो ऐसी स्थिति में विश्व का जो समस्त उत्पादन है उसमें भी वृद्धि देखने को मिलती है और आर्थिक कुशलता की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से वर्तमान प्रतिफल या कहें वर्तमान लागत दशा के अंतर्गत अपन दो देशों के मध्य लाभदायक व्यापार की स्थिति को स्पष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से हेबर्लर का जो सिद्धांत है इसको अपन ने समान अवसर लागत और बढ़ती हुई अवसर लागत दशाओं के अंतर्गत अध्ययन कर लिया है। अब अपन एक आधुनिक सिद्धांत के साथ अगली क्लास की शुरुआत करेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।